आज हम इतिहास के एकदम बेसिक स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम अवेलेबल सोर्स मटेरियल को लाइन टू लाइन एनालाइज करेंगे। ये जानना जरूरी है कि इतिहास का असल मतलब क्या है, इसके सुराग कहाँ से मिलते हैं, और इसको समय के पन्नों पर अलग अलग युगों में कैसे बांटा गया है। तो चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े को उठाते हैं। शुरुआत करते हैं। अगर हम इतिहास शब्द को सोचें तो इसका बेसिक मतलब है अतीत की घटनाओं का स्टडी करना। लेकिन अगर इसका हिंदी ब्रेक डाउन करें ना, हाँ, जो इसका संधि विच्छेद होता है, राइट, तो ये 3 शब्दों से बनता है, इति प्लस हा प्लस आस, जिसका सीधा सा मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। मेरा मतलब है कि हम एक ऐसे अतीत की बात कर रहे हैं जिसे आज जिंदा किसी भी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा। सही बात है। फिर भी ये शब्द खुद में इतना बड़ा दावा कर रहा है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ये तो बहुत भारी भरकम क्लेम है ना। ये क्लेम वाकई बहुत मजबूत है, और यही वो जगह है जहां इतिहास सिर्फ मणगंत कहानियों या लेजेंड से पूरी तरह अलग हो जाता है। अच्छा। जब कोई कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, तो उस दावे के पीछे कोई ठोस आधार होना चाहिए। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं हो सकती। मतलब किसी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की होगी। एग्जैक्टली, किसी ने बहुत ही सावधानी से फैक्ट्स को जोड़ा होगा, एविडेंस चेक किया होगा, तब जाकर ये डिक्लेयर किया होगा। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। हमारी आज की सोर्स मटेरियल में जिक्र है कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस। हाँ, हेरोडोटस। उन्हें इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा उलझ गई हूँ। कहाँ पर? अगर इतिहास का मतलब ही ये है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, यानी हम अल्टीमेट ट्रूथ की बात कर रहे हैं, तो एक ग्रीक व्यक्ति को पूरी दुनिया के इतिहास का जनक क्यों मान लिया गया? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। मतलब क्या हेरोडोटस से पहले दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा था, या लोग अपने कल के बारे में बात नहीं कर रहे थे? देखिए, हेरोडोटस को जनक इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनसे पहले वक्त रुका हुआ था या लोग बात नहीं कर रहे थे। इंसान जब से बोलना सीखा है ना, वो आग के चारों तरफ बैठकर कहानियां ही तो सुना रहा है। हाँ, अपने पूर्वजों की, देवताओं की कहानियां। बिल्कुल। लेकिन हेरोडोटस से पहले एक प्रॉब्लम थी। अगर किसी राज्य में सूखा पड़ता था या कोई युद्ध हार जाता था, तो लोग सीधे कह देते थे कि देवता नाराज हो गए। ओह, बस यही एक्सप्लेनेशन होती थी? हाँ, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं थी। सब कुछ मिथ्स पर बेस था। पर हेरोडोटस वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन घटनाओं को बस एक मैजिकल कहानी की तरह दर्ज करने से मना कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने सुनी सुनाई बातों को ब्लाइंडली मानना बंद कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। अपनी फेमस बुक हिस्ट्रीज लिखने के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर ट्रैवल किया, लोगों के इंटरव्यूज लिए, और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने सुना उसे वैसे का वैसा लिखने की बजाय लोगों के स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना शुरू किया। वाह, ये तो बिल्कुल किसी डिटेक्टिव जैसा काम है। बिल्कुल। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किन राजाओं के पॉलिटिकल फैसलों की वजह से युद्ध हुए, न कि किन देवताओं की नाराजगी से। राइट। यहीं से जो अतीत की कहानियां थीं, वो एक विज्ञान बन गई। उन्होंने एक ऐसी प्रोसेस सेट की जो फैक्ट्स पर आधारित थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ही सबसे पहले वो एक्सरे मशीन बनाने की कोशिश की जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सही पकड़ा आपने। उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के लेंस से देखना शुरू किया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आती है। कैसी प्रॉब्लम? हेरोडोटस जैसे गिने चुने लोगों ने तो लॉजिक के साथ लिखना शुरू कर दिया। उनके पास टाइम था, रिसोर्सेज थे। लेकिन क्या उस वक्त का हर एक आम इंसान डायरी लिख रहा था? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खेत में काम करने वाले किसान थे या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार थे, उनकी कहानी हम कैसे जानते हैं? क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं का तो नहीं होता ना। सही बात है। और यहीं पर हम आते हैं इतिहास के स्रोतों पर, सोर्सेज, यानी वो सुराग जिनसे हम अतीत की उन आवाजों को सुनते हैं जो खामोश हैं। जैसे कि पुरानी पांडुलिपियां, सिक्के, अभिलेख। हाँ, जैसे अशोका के शिलालेख और आर्कियोलॉजिकल साइट्स।
राइट। पर चलिए इन सुरागों को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अशोका के शिलालेखों का एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से समझ आता है। कैसे? मतलब अशोका के शिलालेख तो उस जमाने के बिलबोर्ड्स या होर्डिंग्स की तरह थे ना। राजा अशोका को जो भी मैसेज देना था उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा कर चौराहों पर लगवा दिया। बिल्कुल, वो एक डायरेक्ट मास कम्युनिकेशन था। हाँ, पर मुझे ये समझाइए कि एक छोटा सा सिक्का, कॉइन, जो शायद किसी खेत की खुदाई में मिट्टी में दबा हुआ मिला हो, वो हमें किसी पूरे एम्पायर के बारे में क्या ही बता सकता है? वो तो सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है ना। देखने में वो भले ही मेटल का एक छोटा टुकड़ा लगे, पर इतिहास की नजर से देखें तो एक सिक्का अपने आप में इंफॉर्मेशन का एक पूरा जिप फोल्डर होता है, डेटा पैकेट होता है। एक जिप फोल्डर? वो कैसे? सोचिए, अगर खुदाई में किसी राज्य के बहुत सारे शुद्ध सोने के सिक्के मिलते हैं, तो वो बिना एक शब्द बोले ये चीख चीख कर कह रहा है कि उस वक्त इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, ट्रेड एकदम पीक पर था। अच्छा, और अगर बाद के राजाओं के सिक्कों में तांबे या शीशे की मिलावट मिलने लगे तो इसका क्या मतलब है? कि उनका सोना खत्म हो रहा था। एग्जैक्टली। इसका सीधा मतलब है कि वो एम्पायर किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस या लंबे युद्धों से गुजर रहा था, जहां उन्हें अपनी वेल्थ बचानी पड़ रही थी। ओह वाओ, ये तो किसी देश की आर्थिक सेहत का सीधा सीधा मेडिकल रिपोर्ट कार्ड हो गया। सही कहा। और बात सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रुकती। सिक्कों पर अक्सर राजाओं के चेहरे होते हैं, उनके मुकुट या उनके देवताओं की तस्वीरें होती हैं, जिससे रिलीजन का पता चलता है। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाँ, बताइए। अगर एंशिएंट रोम का कोई सिक्का साउथ इंडिया के किसी छोटे से गांव की खुदाई में मिलता है, अरे, तो मतलब उनके बीच ट्रेड था। बिल्कुल। ये प्रूफ है कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उनके बीच एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क चल रहा था। ये तो वाकई अद्भुत है। तो एक तरह से ये सिक्के उस वक्त का लाइव लोकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और ट्रेड नेटवर्क सब एक साथ शेयर कर रहे हैं। एकदम सही। और इस हिसाब से जो आर्कियोलॉजी साइट्स होती हैं, जहां पुराने घरों की नींव मिलती है, वो हमें आम आदमी के बारे में बताती होंगी। हाँ, क्योंकि किसी आम आदमी का जिक्र शाही रिकॉर्ड्स में तो होगा नहीं। हाँ। उनके बच्चों के मिट्टी के खिलौने, उनके चूल्हों की राख, यही हमें उनका लाइफस्टाइल बताते हैं। राइट। ये स्रोत ही वो चश्मा है जिनसे हम उन अनजान लोगों को देख पाते हैं। तो चलिए अब इस चश्मे को पहनकर एक बहुत बड़ी चुनौती पर आते हैं। समय का विभाजन। हाँ, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्सेस के आधार पर टाइम को बांटना। और इसमें सबसे लंबा हिस्सा है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। सोर्सेस बताते हैं कि इसका टाइम है इंसान के आने से लेकर लगभग 3000 BC तक। और इस काल की सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। जीरो रिटन रिकॉर्ड्स। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा और अंधेरे वाला काल है। इंसान ने लाखों साल गुजारे पर एक शब्द नहीं लिखा। बस जमीन में दबे पत्थर और हड्डियां हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस बिना लिखे हुए टाइम को 4 हिस्सों में बांटा है। पेलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, शुरुआत से 10,000 BC तक, फिर मीजोलिथिक 10,000 से 6,000 BC तक, फिर नियोलिथिक 6,000 से 3,000 BC तक, और आखिर में चैल्कोलिथिक या ताम्रा पाषाण काल, जो 3,000 से 500 BC तक चला। जब मैं इन टाइम पीरियड्स और इनके डेवलपमेंट को देखती हूँ ना, तो मुझे ये बिल्कुल स्मार्टफोन के अपग्रेडेशन जैसा लगता है। स्मार्टफोन का अपग्रेडेशन? ये कैसे? देखिए, जैसे पहले हमारे पास मोबाइल फोन का वर्जन 1.0 था, बड़ा भारी और बस कॉल करने लायक। हाँ, वो पुराने वाले। फिर वर्जन 2.0 आया, थोड़ा स्लीक, जिसमें SMS फीचर था। वर्जन 3.0 में कैमरा आ गया, और वर्जन 4.0 तो एकदम टच स्क्रीन स्मार्टफोन हो गया। सही है। तो पूरा पाषाण काल यानी वर्जन 1.0 में इंसान नदी के किनारे वाले बड़े, भारी और बिना शेप वाले पत्थर यूज कर रहा था। हाँ। फिर मीजोलिथिक यानी वर्जन 2.0 में उसने पत्थरों को छोटा और नुकीला किया, भाला बनाया। और आगे न्यूलिथिक वर्जन 3.0 में आते आते टूल्स एकदम पॉलिश्ड हो गए, और चैल्कोलिथिक यानी वर्जन 4.0 आते आते तो उसने पत्थर के साथ कॉपर को पिघलाकर यूज करना शुरू कर दिया।
यानी इंसान का हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा था। वाह, ये वाकई बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मेरा एक बेसिक सा सवाल है, पूछे। क्योंकि हमारे पास इस पूरे टाइम का कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो क्या हम सिर्फ इन पत्थरों और तांबे के टूल्स को देखकर ही इतने बड़े युगों का नाम रख रहे हैं? क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसके औजारों से थी? ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि हम बस पत्थरों की बात कर रहे हैं, पर याद रखिए वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो उस वक्त की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। अच्छा। औजार बदलने का मतलब था कि इंसान का दिमाग और उसकी लाइफ बदल रही थी। वर्जन 1.0 में इंसान पूरी तरह नेचर पर डिपेंड था, बस शिकार करता था। पर जैसे ही वर्जन 3.0 यानी न्यूलिथिक काल आया तो कुछ नया हुआ। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, कृषि का आविष्कार, एग्रीकल्चर। यानी उन्होंने खाने के पीछे भागना छोड़कर उसे खुद उगाना सीख लिया। एग्जैक्टली। और जब आप खेती करते हैं तो आपको अपनी फसल के पास रुकना पड़ता है। राइट। इससे उनकी नोमैडिक लाइफ, बंजारा लाइफ खत्म हुई, बल्कि बस्तियां बसने लगीं, मिट्टी के घर बनने लगे और अनाज रखने के लिए बर्तन भी। हाँ, तो ये सिर्फ पत्थरों का अपग्रेड नहीं था, ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड था। और तांबा आने पर उसने दिखा दिया कि अब वो नेचर का गुलाम नहीं है। ये सच में बहुत डीप थॉट है कि उनके फेंके हुए पत्थर ही उनका इतिहास बन गए। बिल्कुल। खैर, अब हम इन पत्थरों की दुनिया से आगे बढ़ते। अगला बड़ा फेज है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एरा कहते हैं। टाइम है 3000 BCE से 600 BCE तक। इसमें ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली आयरन एज आते हैं। ये वो टाइम था जब सिविलाइजेशंस बड़ी और कॉम्प्लेक्स होने लगी थी। जैसे इंडस वैली में पक्की ईंटों के घर और कमाल की ड्रेनेज सिस्टम थे। और उन्होंने लिखना भी तो शुरू कर दिया था ना। हाँ, उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी, लेकिन ट्रेजेडी देखिए, आज तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर उस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया। ओह, तो वो हम पढ़ नहीं सकते। नहीं, इसीलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। स्क्रिप्ट है, पर हमारे लिए वो एक बंद दरवाजा है। पर यहाँ ना मुझे इन डेट्स में एक बहुत बड़ी उलझन, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। कैसी उलझन? देखिए, अभी पिछले सेक्शन में हमने देखा कि चैल्कोलिथिक एज यानी तांबे का युग 3000 BCE से 500 BCE तक चला, ठीक है? हाँ, ठीक है। और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्रोटो हिस्टोरिक एरा भी 3000 BCE से 600 BCE तक चल रहा है, जिसमें इंडस वैली जैसे बड़े शहर हैं। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ ना कि ये सब एक ही टाइम पर हो रहा था। एक तरफ लोग सिर्फ तांबे और पत्थर लेकर बैठे हैं और दूसरी तरफ लोग इंडस वैली में पक्के घरों में रह रहे हैं। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये कंफ्यूजन बहुत नेचुरल है और ये हमें इतिहास का सबसे खूबसूरत लेसन देता है। क्या? कि इतिहास का विकास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होता। मतलब कोई ग्लोबल अलार्म नहीं बजा था कि सुन लो सब, अब स्टोन एज खत्म, कल से ब्रॉन्ज एज शुरू। बिल्कुल नहीं। इसको आज की दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। आज 21st सेंचुरी में एक तरफ न्यूयॉर्क या बेंगलुरु जैसे शहर हैं जहां लोग AI और 5G यूज कर रहे हैं। हाँ। पर ठीक इसी वक्त आज ही के दिन अमेज़न के जंगल में या अंडमान के सेंटिनल आइलैंड पर ऐसी ट्राइब्स हैं जो आज भी तीर कमान से शिकार कर रही हैं। ओह वाओ। उन्हें बाहरी टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है, समय एक ही है, साल वही है, पर विकास का लेवल और युग एकदम अलग है। ये सच में मेरा माइंड ब्लो करने वाली बात है। मतलब हजारों साल पहले भी दुनिया ऐसी ही थी। एकदम ऐसी थी। जब इंडस वैली के लोग अपने पीक पर थे और पक्के घरों में रह रहे थे, उसी वक्त इंडिया के दूसरे हिस्सों में लोग कच्चे घरों में पत्थर के टूल्स के साथ जी रहे थे। हर ज्योग्राफी की अपनी टाइमलाइन थी। ये चश्मा सच में इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। सही बात है। चलिए, तो अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये सारी उलझन थोड़ी क्लियर होने लगती है। हमारा आखिरी काल, ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एरा। इसका टाइम 600 BCE से लेकर आज तक बताया गया है। और यहाँ से हमारे पास रिटन एविडेंस बहुत साफ तरीके से अवेलेबल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 600 BCE कोई मैजिक नंबर है जहां से ये पेपर ट्रेल शुरू होती है? आप इसको एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। 600 BC के आसपास सोसाइटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था।
लोहे का यानी आयरन का बहुत ज्यादा यूज होने लगा था। जिससे खेती और आसान हो गई होगी। बिल्कुल। छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े महाजनपदास में बदल रहे थे। ये भगवान बुद्ध और महावीर का टाइम था। ट्रेड पीक पर था। और जब राज्य इतने बड़े होंगे तो बस याद रखकर तो काम नहीं चलेगा ना। सही पकड़ा आपने। टैक्स का हिसाब रखने के लिए, लॉ बनाने के लिए लिखना जरूरी हो गया। ब्राह्मी और खरोष्ती जैसी स्क्रिप्ट्स यूज होने लगी। तो इन रिटन प्रूफ्स के मिलने के बाद उस इतिहासकार, उस जासूस का काम आसान हो गया। बहुत आसान। अब हमें टूटे बर्तनों पर डिपेंड नहीं रहना था। अब हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स थे। एक तरह से हम एक बोलते हुए अतीत में आ गए थे। इसीलिए इसको हिस्टोरिक एरा कहते हैं। ये सफर वाकई में कमाल का था। तो चलिए सबसे पहले समय के बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। इतिहास को मुख्यतः 3 युगों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हाँ, यही पारंपरिक विभाजन है। मुझे ये पूरा ढांचा किसी बहुत बड़े महाकाव्य या कहिए कि एक बड़ी फिल्म के 3 अलग-अलग हिस्सों की तरह लगता है, जहां हर हिस्से का अपना एक अलग मिजाज है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। अगर हम इस महाकाव्य के पहले हिस्से यानी प्राचीन भारत की बात करें तो ये शुरुआत से लेकर 750 ईस्वी तक चलता है। अच्छा। ये वो दौर था जहां नींव रखी जा रही थी। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, जो मानव इतिहास के सबसे शुरुआती और उन्नत नगरों की कहानी है। जहां पक्के घर और नालियां थीं। बिल्कुल। फिर मौर्य साम्राज्य का विशाल केंद्रीकृत ढांचा आता है और उसके बाद गुप्त काल, जिसे कला और विज्ञान के विकास के लिए जाना जाता है। ये पूरा दौर एक तरह से सभ्यता की आधारशिला तैयार कर रहा था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हमेशा खटकती है। 750 ईस्वी ही क्यों? मतलब क्या 751 ईस्वी में लोगों ने अचानक से साम्राज्य बनाना भूल गए थे? कोई भी इतिहासकार किसी एक खास साल को विभाजन की रेखा कैसे मान लेता है? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। बात 750 ईस्वी की किसी एक तारीख की नहीं है, बल्कि उस समय के आसपास हो रहे बहुत बड़े ढांचागत बदलावों की है। ढांचागत बदलाव मतलब कैसे? इस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक नई शुरुआत होती है। सामंतवाद या जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, वो व्यवस्था गहराई से जड़ें जमाने लगती है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। ये विकेंद्रीकरण या सामंतवाद असल में एक आम इंसान के लिए कैसा दिखता था? इसे ऐसे समझिए कि पहले एक बहुत शक्तिशाली राजा होता था, जो सीधे तौर पर एक विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। लेकिन 750 ईस्वी के आसपास आते आते वो शक्ति राजा के हाथ से खिसककर छोटे छोटे स्थानीय सामंतों या जमींदारों के हाथों में जाने लगी। अरे वाह! तो मतलब राजा का सीधा दखल कम हो गया। बिल्कुल। एक आम किसान के लिए अब राजा वो नहीं था जो राजधानी में बैठा था, बल्कि राजा वो जमींदार था जो उसके गांव से कर या लगान वसूलता था। अच्छा। तो राजनीतिक ढांचा, अर्थव्यवस्था और समाज के काम करने का तरीका भीतर से पूरी तरह बदल गया। इसी बड़े बदलाव के कारण इतिहासकारों ने माना कि समाज अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। समझ गई। तो ये सिर्फ राजाओं के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता के काम करने के तरीके के बदलने की कहानी है। एकदम सही। और यहीं से शुरू होता है हमारे महाकाव्य का दूसरा हिस्सा, मध्यकालीन भारत, जो 750 ईस्वी से शुरू होकर 1707 ईस्वी तक चलता है। हाँ। इस दौर में हम देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्यों का संघर्ष हुआ, दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और फिर मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन फिर से वही सवाल आता है, 1707 ईस्वी ही क्यों? ये एक बहुत अहम पड़ाव है। इतिहासकार कहते हैं कि 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई और आधुनिक भारत शुरू हो गया। पर रुकिए, ये बात गले नहीं उतर रही। जब मैं आधुनिक या मॉडर्न शब्द के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में फैक्ट्रियाँ, बिजली, लोकतंत्र और रेलवे जैसी चीजें आती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है।
1707 के भारत में तो लोग अभी भी तलवारों और तोपों से लड़ रहे थे, तो उसे आधुनिक क्यों कहा जाता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो यही है। ये शायद इतिहास के वर्गीकरण का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यहाँ आधुनिक शब्द का मतलब मशीनों या बिजली से नहीं है। तो फिर किससे है? यहाँ आधुनिकता का मतलब है उन संरचनात्मक ताकतों का उदय होना जिन्होंने आज के भारत की रूपरेखा तय की। 1707 में सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं हुई थी, एक विशाल केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। अच्छा, तो क्या उस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र होने लगी थीं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो अब तक केवल समुद्र तटों पर व्यापार कर रही थीं, वे अब भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में अपनी जगह बनाने लगी थी। मतलब वे अंदर तक घुसड़ने लगी थी। बिल्कुल, वे केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि वे कर वसूलने वाले प्रशासक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। विश्व बाजार की ताकतें भारत की गांवों तक पहुंचने लगी थी। अरे बाप रे! सत्ता का पूरा केंद्र ही खिसक रहा था। ये वो बिंदु था जहां से भारत का भविष्य एक बिल्कुल नई वैश्विक और ये स्पष्टीकरण तो बहुत ही तार्किक है। मतलब आधुनिकता का अर्थ यहाँ वैश्विक जुड़ाव और प्रशासनिक बदलावों से है, ना कि सिर्फ तकनीक से। जी बिल्कुल। तो अगर हम समय और सत्ता की संरचना के आधार पर इतिहास को बांटते हैं, तो ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वाला ढांचा काफी हद तक समझ में आता है। हाँ, ये एक मजबूत आधार देता है। लेकिन समय ही इतिहास को देखने का इकलौता पैमाना तो नहीं रहा है, और यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही गंभीर और विवादास्पद विषय की ओर मुड़ती है। बिल्कुल। अगर कोई इतिहास को समय या प्रशासन के आधार पर नहीं बल्कि विचारधारा या धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करे, तो क्या होगा? जेम्स मिल नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार ने ठीक यही किया था। हाँ, और देखिए, जेम्स मिल का वो वर्गीकरण इतिहास लेखन की दुनिया में एक बहुत बड़ा सबक है कि इतिहास को कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल। मिल ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उन्होंने ये मान लिया कि किसी भी कालखंड की पूरी पहचान केवल इस बात से हो सकती है कि उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले शासक का धर्म क्या था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। मैं इस विरोधाभास को समझने की कोशिश कर रही हूँ। बताइए। जेम्स मिल ने पहले कालखंड का नाम हिंदू काल रखा, दूसरे का नाम मुस्लिम काल रखा। ये दोनों तो स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर रखे गए नाम हैं। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर तीसरे कालखंड का नाम ईसाई काल क्यों नहीं रखा गया? उसे ब्रिटिश काल क्यों कहा गया? ये तो मतलब दोहरे मापदंड की हद है। ये एक बहुत ही पैनी और सटीक टिप्पणी है, और यही विरोधाभास उस पूरी सोच के पीछे छिपे असली मकसद को उजागर करता है। जेम्स मिल का उद्देश्य शायद इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण करना था ही नहीं। तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को एक अलग, श्रेष्ठ, तर्कसंगत और आधुनिक इकाई के रूप में स्थापित करना था। अच्छा, तो अगर वे उसे ईसाई काल कहते तो क्या होता? अगर वे उसे ईसाई काल कहते तो वे भी उसी धार्मिक और पुरानी श्रेणी में आ जाते जिसमें उन्होंने पुराने शासकों को रखा था। फिर वे खुद को आधुनिक प्रशासक कैसे साबित करते? हाँ, ये तो है। ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को एक राष्ट्रीय, प्रशासनिक और कानून व्यवस्था लाने वाली पहचान दी, जबकि भारत के हजारों सालों के पुराने इतिहास को केवल धर्म के एक संकीर्ण डिब्बे में बंद कर दिया। मतलब ये पूरी तरह से एक एजेंडा था। बिल्कुल। ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी, बल्कि ये फूट डालो और राज करो की नीति को इतिहास के पन्नों में स्थापित करने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। ये तो वाकई में नैरेटिव या कहानी को अपने पक्ष में मोड़ने की एक बहुत बड़ी चाल थी, और ये जानना सुकून देता है कि आधुनिक इतिहासकार इस विभाजन को सिरे से खारिज करते हैं। हाँ, आधुनिक इतिहासकार इसे बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन वे इसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करते क्योंकि ये पक्षपाती था, बल्कि इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से गलत था। बिल्कुल गलत था। इतिहासकार बहुत ही तार्किक कारण देते हैं कि किसी भी समाज को सिर्फ उसके राजा के धर्म से नहीं पहचाना जा सकता। सही बात है। उदाहरण के लिए, जिस दौर को जेम्स मिल हिंदू काल कहते हैं, क्या उस समय समाज में सिर्फ हिंदू थे? बिल्कुल नहीं।
उसी दौर में बौद्ध और जैन धर्म का जबरदस्त विकास हुआ और उनके अनुयायी लाखों में थे। हाँ, और जिसे वे मुस्लिम काल कहते हैं, उस समय भी तो बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही थी। एकदम सही। अर्थव्यवस्था, व्यापार और यहाँ तक कि मुगल प्रशासन में भी उच्च पदों पर कई गैर मुस्लिम अधिकारी और सेनापति थे। दक्षिण भारत और राजस्थान में कई शक्तिशाली शासक गैर मुस्लिम थे। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब आप हजारों सालों के इतने जटिल और विविधता भरे समाज को किसी एक धार्मिक नाम का लेबल दे देते हैं, तो आप असल में समाज के आम लोगों, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और महिलाओं के इतिहास को पूरी तरह से मिटा देते हैं। उनकी तो कोई पहचान ही नहीं बचती। बिल्कुल, उनकी संस्कृति, उनके संघर्ष और उनका जीवन इतिहास से गायब हो जाता है। यह इतिहास को देखने का एक बेहद खतरनाक और संकीर्ण चश्मा है। तो अगर जेम्स मिल का धर्म आधारित चश्मा गलत था और समय आधारित चश्मा मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सिर्फ एक बुनियादी ढांचा देता है, तो फिर इतिहास को गहराई से समझने का सही तरीका क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। कोई ऐसा तरीका जो सिर्फ तारीखें ना बताए, बल्कि ये बताए कि समाज असल में काम कैसे करता था। यहीं से हम इतिहास के सबसे दिलचस्प और आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण है। में नहीं, बल्कि कई आयामों या डायमेंशंस के रूप में देखता है। और जो लोग दुनिया की व्यवस्था को सचमुच समझना चाहते हैं ना, उनके लिए ये दृष्टिकोण सबसे ज्यादा जरूरी है। इस नजरिए के अनुसार इतिहास को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अच्छा, तो और क्या क्या शामिल होता है? इसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक आयामों में बांटकर समझना होता है, जो सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चलिए इसे एक बहुत ही व्यवहारिक एनालॉजी या उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि मानव समाज एक बहुत बड़ी और भव्य इमारत है। इस इमारत का पहला आयाम है राजनीतिक इतिहास। ये सिर्फ राजाओं के नाम रटने या युद्ध की तारीखें याद करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये साम्राज्यों के उत्थान, पतन और उनके प्रशासन के अध्ययन के बारे में है। मेरी इस इमारत वाली एनालॉजी में राजनीतिक इतिहास उस इमारत का भौतिक ढांचा है, उसकी दीवारें, उसके पिलर्स, जो सब कुछ थामे हुए हैं। और बिना मजबूत ढांचे के कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती। अगर हमें समझना है कि मौर्य प्रशासन इतने बड़े भूभाग को कैसे नियंत्रित करता था, या मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था क्या थी जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक ताकतवर बनाए रखा, तो हमें राजनीतिक इतिहास पढ़ना होगा। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि नीतियां कैसे बनती थीं, कानून कैसे लागू होते थे और सत्ता का प्रयोग किस तरह से किया जाता था। राजाओं के युद्ध अक्सर सिर्फ अहंकार के लिए नहीं होते थे, वे सत्ता के उस ढांचे को बनाए रखने या उसका विस्तार करने के लिए होते थे। सही बात है। अब आते हैं दूसरे आयाम पर, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, आर्थिक इतिहास। हाँ, अर्थशास्त्र तो बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत कृषि, व्यापार, उद्योग और सबसे खास तौर पर राजस्व प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इमारत के संदर्भ में कहूं तो ये आर्थिक इतिहास उस इमारत की बिजली है, उसका ईंधन है, उसका प्लम्बिंग सिस्टम है। बहुत खूब। दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर इमारत में बिजली और पानी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। बिना पैसे और संसाधन के कोई साम्राज्य नहीं चल सकता। अर्थशास्त्र तो हर युग की असल रीढ़ की हड्डी रहा है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े युद्ध इसलिए लड़े गए क्योंकि राजाओं को उपजाऊ कृषि भूमि और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण चाहिए था? हाँ, क्योंकि वहीं से तो पैसा आता था। बिल्कुल। कर या राजस्व वो खून है जो किसी भी प्रशासन की रगों में दौड़ता है। अगर आपको इतिहास को सचमुच समझना है तो आपको ये समझना होगा कि उस समय पैसा कहाँ से आ रहा था, कौन उसे पैदा कर रहा था और उसका बंटवारा कैसे हो रहा था। यानी अगर एक साम्राज्य का खजाना खाली हो जाए तो उसकी मजबूत राजनीतिक दीवारें भी दरकने लगेंगी। एकदम सही। सब कुछ अर्थशास्त्र पर टिका है। और अब तीसरा आयाम जो सबसे विस्तृत और शायद सबसे गहरा है, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास। हाँ, ये बहुत व्यापक है। इसमें जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, धर्म, कला, स्थापत्य और साहित्य पर चर्चा होती है। मेरी एनालॉजी के हिसाब से ये सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास उस इमारत के अंदर रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल। उनके घर सजाने का तरीका है, उनकी आपसी बातचीत, उनके रीति रिवाज और उनका पूरा जीवन है।
ढांचे और बिजली का क्या फायदा अगर अंदर रहने वालों की कोई कहानी ही ना हो? इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो सीधे आम इंसान की धड़कन से जुड़ता है। अगर हम सिर्फ ये पढ़ लें कि किसी राजा ने कोई बहुत बड़ा महल बनवाया, तो ये बहुत ही सतही जानकारी है। हाँ, उसमें लोग कैसे रहते थे ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जब हम उस स्थापत्य को करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे, उनका समाज कैसा था। जब हम उस दौर के साहित्य या लोकगीतों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, या जाति व्यवस्था कितनी कठोर थी और लोग उसका विरोध कैसे कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरी इमारत को एक साथ देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सभी आयाम अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं? बिल्कुल, और यही एक प्रशासक के नजरिए की सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, ये एक भौगोलिक और आर्थिक घटना है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन राजा फिर भी कर वसूली कम नहीं करता क्योंकि उसे एक युद्ध लड़ना है। ये एक राजनीतिक फैसला है। हाँ। अब जब कर वसूली जबरन होती है तो समाज के सबसे गरीब तबके में भुखमरी फैलती है, किसान विद्रोह कर देते हैं, और ये विद्रोह समाज के सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ देता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है। अरे वाह, ये तो पूरी एक चेन है। बिल्कुल, एक घटना कैसे राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज तीनों को एक साथ हिला के रख देती है। यही इतिहास का असली रूप है। ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। हर घटना एक चेन रिएक्शन की तरह है, और इसी चेन रिएक्शन का दायरा तब और बड़ा हो जाता है जब हम अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, वैश्विक स्तर पर। हाँ, इसीलिए इतिहास का एक और बहुत अहम आयाम है विश्व इतिहास, क्योंकि ये इमारत किसी शून्य में नहीं खड़ी है। ये एक बड़े शहर का हिस्सा है, और बाहर के मौसम का असर इस इमारत पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। खासतौर पर जब कोई वैश्विक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है तो दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एकदम सही कहा आपने। दुनिया कभी भी एक बंद कमरा नहीं रही है। मान लीजिए हम भारत के आर्थिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसका क्या सीधा असर हुआ था भारत पर? इसका असर बहुत विनाशकारी और गहरा था। यूरोप में जब मशीनों से कपड़े बनने लगे तो उनका उत्पादन बहुत तेज और सस्ता हो गया। अच्छा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के पारंपरिक हाथकरघा उद्योग और बुनकरों का पूरी तरह से पतन हो गया। भारत, जो कभी दुनिया को बेहतरीन सूती कपड़े निर्यात करता था, वो अब सिर्फ ब्रिटेन की मिलों के लिए कच्चा माल यानी कपास पैदा करने वाला एक उपनिवेश बनकर रह गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। जब तक आप उस वैश्विक परिप्रेक्ष्य को, उस विश्व इतिहास के आयाम को नहीं समझेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि भारत के गांव में अचानक इतनी गरीबी क्यों बढ़ने लगी थी। स्थानीय इतिहास की जड़ें हमेशा वैश्विक घटनाओं से जुड़ी होती हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का अगर हम सार निकालें तो तस्वीर बहुत ही साफ और दिलचस्प हो जाती है। इतिहास की घटनाएं वही है, वही इंसान है, वही संघर्ष है, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं, ये सब कुछ बदल देता है। सही का नजरिया बहुत मायने रखता है। चाहे वो समय के आधार पर इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटने का तार्किक ढांचा हो, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण और वैश्विक जुड़ाव जैसे बड़े बदलावों पर आधारित है, बिल्कुल, या फिर वो जेम्स मिल का धर्म आधारित नजरिया हो जो ये सिखाता है कि कैसे इतिहास का इस्तेमाल फूट डालो और राज करो के मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में किया जा सकता है, और जिसे हमें खारिज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। या अंततः एक प्रशासक का वो बहुआयामी दृष्टिकोण जहां हम इतिहास को राजनीतिक ढांचे, आर्थिक ईंधन और सामाजिक सांस्कृतिक आत्मा के एक जीवंत तंत्र के रूप में देखते हैं, जो वैश्विक हवाओं से लगातार प्रभावित होता रहता है। देखिए, ये समाज केवल उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो प्रशासक बनना चाहते हैं। तो ये आम लोगों के लिए कैसे मददगार है? सूचना और फेक न्यूज के इस भारी शोरगुल वाले दौर में ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो दुनिया के वर्तमान स्वरूप के पीछे का असली संदर्भ समझना चाहता है। सही बात। जब ये समझ आ जाता है कि इतिहास को कैसे लिखा गया है और किन पैमानों पर बांटा गया है,
तो आज की राजनीतिक बयानबाजी और भू राजनीतिक घटनाओं को देखने का नजरिया अपने आप ज्यादा स्पष्ट और तार्किक हो जाता है। बिल्कुल, इतिहास केवल अतीत की धूल फेंकने का नाम नहीं है। वो आज के सच को देखने का एक बहुत ही पारदर्शी लेंस है। और इसी बात पर आज के हमारे इस सफर को हम एक विचार के साथ यहाँ रोकना चाहेंगे। हाँ, बताइए। एक ऐसा विचार जो शायद इस चर्चा के बाद काफी लंबे समय तक श्रोताओं के दिमाग में घूमता रहेगा। हमने देखा कि कैसे आधुनिक इतिहासकारों ने जेम्स मिल के विभाजन को गलत ठहराकर उसे पीछे छोड़ दिया। हाँ, आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम इतिहास का विश्लेषण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों के आधार पर करते हैं, जो कि बहुत वैज्ञानिक और तार्किक लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या ये संभव है कि आज से कुछ 100 साल बाद के इतिहासकार जब हमारे आज के समय का विश्लेषण करेंगे तो वे हमारे इन मौजूदा पैमानों को भी पूरी तरह से खारिज कर देंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। शुरुआत में हमने जो इतिहास की धुंधली लकीरों की बात की थी उसे याद कीजिए। क्या भविष्य के इतिहासकार हमारे युग को बांटने के लिए किसी ऐसे बिल्कुल नए पैमाने या आयाम का इस्तेमाल करेंगे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? हो सकता है। क्या वे आज के दौर को देशों की सीमाओं या अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर नहीं बल्कि डिजिटल युग बनाम प्री डिजिटल युग में बांटेंगे? या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले और उसके बाद का युग? बिल्कुल, या फिर पर्यावरण संकट से पहले और उसके बाद का युग। इतिहास का ये नक्शा अभी भी बन ही रहा है। इसकी रेखाएं कभी भी स्थिर नहीं रहने वाली हैं और शायद यही इतिहास की सबसे खूबसूरत बात है। विचार करते रहिए।